If you stand for a reason, then you must stand like a tree. And if you fall on the ground, then you must fall like a seed that grows to fight again. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the revision series on the Constitution of India. And in this series, I have discussed first three parts of the Indian Constitution. जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान के अंदर इस समय लगभग आपके 470 से अधिक आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 107 के लगभग आपकी अमेंडमेंट आज संशोधन आपके आ चुके हैं। तो यहाँ मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में डिस्कस किया था इसकी पहले वाली वीडियो के अंदर। तो आज मैं उसी का क्विक रिवीजन लेते हुए आपको फर्दर पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब पार्ट 1 है वो आपके स्टेट्स और यूटीज़ की बात करता है और वो ये बताता है कि कौन सा राज्य कब एग्जिस्टेंस में आया, किस राज्य की कितनी टेरिटरी है, कितना एरिया है, तो और कोई भी नया राज्य कैसे बनेगा, यदि कोई नया राज्य आपकी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से बन रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे। तो दीज आर ऑल डेल्ट अंडर द पार्ट 1। ये सारे के सारा पार्ट 1 से डिस्कस करता है। इसके अलावा जब मैंने पार्ट 2 के बारे में बताया था, मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि सबसे पहले देश एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद आप जब देश आया तो नेचुरली उसके अंदर नागरिक आएंगे। तो पार्ट 2 के अंदर आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पार्ट 2 के लिए मैंने आपको बताया था आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता 2 प्रकार से एक्वायर की जा सकती है, या तो जन्म के आधार पर या पर वहाँ पर रहने के आधार पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जब सेक्शन हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं तो वो ये बताता है कि नागरिकता कितने तरीके से एक्वायर की जाएगी। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि आर्टिकल 6 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 6 वहाँ पे नागरिकों के राइट्स की बात करता है कि वहाँ पे जो नागरिक हैं, जो मतलब इंडिया से मतलब जो पाकिस्तान से भारत में आए थे एट द टाइम ऑफ आपका जब भारत का विभाजन हुआ था, जब भारत का, तो उस समय जब कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए थे तो उनकी नागरिकता के संबंध में क्या वो रहेगी। इसके अलावा जब आर्टिकल 7 की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे उनकी नागरिकता की बात करते हैं। जब आप आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो वो डीम्ड सिटीजनशिप की बात करता है। वो ये कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक भारत से बाहर जाके रह रहा है तो उसकी नागरिकता का क्या होगा। यदि आर्टिकल 9 की बात करते हैं तो आर्टिकल 9 भी इसी से संबंधित है कि यदि कोई भारत का नागरिक बाहर जाके रहने लगता है और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो नेचुरली कि भारत के अंदर क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा जब आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो वो कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप की बात करता है। एंड लास्ट आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 11 दैट इज डेल्ट विद द पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पे जो कानून बनाने का अधिकार है, सिटीजनशिप से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। दिस इज पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजन बाय लॉ। तो पार्लियामेंट के पास ही अधिकार है। इसके अलावा जब हम पार्ट 3 की मैंने बात की थी तो पार्ट 3 के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे पहले देश आया पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर फिर नागरिक आए, फिर नागरिक जब आए तो उनको अधिकार चाहिएंगे। तो यहाँ पे पार्ट 3 जो है वो उनके फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, वो सब नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। वो उनके अधिकारों को बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को भी दिए गए और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को, चाहे वो या नागरिक हो या ना हो। तो जब आर्टिकल 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आपके सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 12 स्टेट की परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून यदि बनाया जाएगा, यदि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करेगा या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो वो वाइड होगा। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 आपके डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी आधार पे। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 टचेबिलिटी को अबोलिश करता है, अस्पृश्यता का उल्लंघन का अंत करता है। यदि आर्टिकल 18 की बात करता है दैट अबोलिशेस द टाइटल्स, वहाँ पे टाइटल का अंत कर दिया गया, उपाधि को अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 19 आपको 6 तरह की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 20 आपको जो वहाँ पे जो अपराधी होते हैं उनको कुछ अधिकार दे रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो उनको अपने लिए गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, डबल मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो वो कुछ
अधिकार उनको दिए गए हैं जो अपराधी हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जीने के अधिकार की और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 22 मैंने आपको बताया था अरेस्टेड पर्सन के अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक वहाँ पे धार्मिक अधिकारों की बात की गई है। और आर्टिकल 29 to 30 आपके माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात की गई है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का वो बताया था। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो आर्टिकल 31 है राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। वो आपके 44वां जो संशोधन आया था 1978 के अंदर, उसके द्वारा उसे रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 32 और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। वो ये कहता है कि यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जाता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 33 और 34 मैंने आपको ये भी बताया था कि आर्टिकल 33 जो वो मार्शल लॉ की बात करता है कि मार्शल लॉ के संबंध में जब कोई मार्शल लॉ किसी देश में लागू हो जाता है नेचुरली, तो वहाँ पर उनके अधिकार लिए जा सकते हैं। आर्टिकल 34 आपके मतलब आर्मी ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं, जितने भी आर्मी ऑफिसर नेवी ऑफिसर्स के अधिकारों की बात करता है कि इनको कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया जाता। और इसके अलावा जब आर्टिकल 35 की बात करते हैं तो वो ये बताता है कि इससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल पार्लियामेंट के पास है। तो दीज आर अबाउट द पार्ट 3। मैंने 3 पार्ट्स के बारे में आपको डिस्कस किया था। आज मैं इसी से आगे डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज पार्ट 4। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 4 दैट डील्स विद, जैसे मैंने आपसे कहा कि पार्ट 1 के अंदर देश आया, पार्ट 2 के अंदर उसके नागरिक आए, फिर पार्ट 3 के अंदर उनको अधिकार दिए गए। इसके बाद आप जब पार्ट 4 के अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपको दैट डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मतलब राज्य जब भी कोई नीतियाँ बनाएगा तो कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको वो ध्यान में रखेगा। उसके संबंध में पार्ट 4 डील करता है। तो पार्ट 4 डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्टकट में आप डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो पार्ट 4 के अंदर यदि आप देखेंगे आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपके पार्ट 4 से ही डील करते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। ये वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। वो ऐसे कुछ नीति निर्देशों की बात कर रहे हैं कि जब भी राज्य कोई नीतियाँ बनाएगा तो वो इन निर्देशों को ध्यान में रखेगा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक का जिक्र किया जाएगा। जब हम आर्टिकल 36 की बात करते हैं तो आर्टिकल 36 इज सिमिलर टू आर्टिकल 12। आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 बिल्कुल सेम है, क्योंकि आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की परिभाषा बताई गई थी, आपको याद होगा मैंने भी बताया था। इसी तरह से जब आर्टिकल 36 की बात करते हैं तो उसके अंदर भी स्टेट को ही परिभाषित किया गया है। दैट इज इक्वल टू आर्टिकल 12। आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 36 इज इक्वल टू आर्टिकल 12। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37, दैट इज अप्लीकेबल टू डीपीएसपी। वो ये कहता है कि मतलब जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसके संबंध में यदि कोई प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, मतलब जब राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में आप कोर्ट के अंदर अप्रोच नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है कि जैसे आपको फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आपको कहा था कि जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32। मैंने आपसे भी बताया था ना कि आर्टिकल 32 के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रावधान दिया गया है कि यदि आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जाता है तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 37 दैट प्रोवाइड्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। आप राज्य यदि उन नीतियों को बनाते हुए यदि इन तत्वों का ध्यान नहीं रखता तो आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 37 आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एनफोर्सेबल बाय लॉ मानने से इनकार करता है। वो ये कहता है कि इसके संबंध में आप कोर्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा जब आप देखते हैं आर्टिकल 39 है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। मीन्स जब जितने भी लोग होंगे सबको जब बराबर का न्याय दिया जाएगा और सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति गरीब आदमी है, वो वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता नेचुरली है, तो वहाँ पर उसको राज्य की वो बनती है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए, उसको वकील की मतलब वकील उसे प्रोवाइड करवाए। तो दैट इज प्रोवाइड आर्टिकल 39 ए। तो आर्टिकल 39 ए प्रोवाइड द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 40, ये आपके गांधी जी से जुड़ा हुआ है। जो गांधी जी कहते थे ना कि गाँवों की जो बात करते थे, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 डील करता है, जो आपके गांधी जी की विचारधारा पे लाया गया था। तो आर्टिकल 40 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 41,
आर्टिकल 41 डील्स विद द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ये आपको काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और पब्लिक असिस्टेंस का अधिकार देता है। If you talk about the Article 43, that provides about the living wage for the workers, etc. If you talk about the Article 43A, that provides the participation of the workers in the management of the industries. वो ये कहता है कि जब भी कोई इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट के साथ में जो वो होता है तो वहाँ पर मतलब वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयर के साथ साथ एम्प्लॉयज़ का भी पार्टिसिपेशन होगा। इसके अलावा जब आर्टिकल 44 की बात करते हैं, ये आपको पता है कि आज के टाइम में ये बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। वो ये कहता है कि समान नागरिक संहिता मतलब लागू की जानी चाहिए। आज के टाइम में आपको ये भी पता होगा कि हिंदूज़ के लिए अलग अलग कानून बनाए गए। जब उनके पर्सनल मैटर्स की बात आती है, मैरिज की बात आती है या डाइवर्स की बात आती है, देयर आर मैनी मैटर्स। जो हिंदूज़ के मैटर की बात करते हैं तो वहाँ पर हिंदू के लॉ अप्लाई होते हैं, जब मुस्लिम की बात करते हैं तो मुस्लिम के लॉ अप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो मुस्लिम लेडीज़ के साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम के साथ में क्या होता है कि वहाँ पर ट्रिपल तलाक का प्रावधान दिया गया था, जो आज के टाइम में ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो मुस्लिम लेडीज़ के साथ कहीं ना कहीं उनके साथ दिक्कत आती रहती है। तो जिसकी वजह से ये कहा गया है कि वहाँ पर यदि आप समान नागरिक संहिता ला दी जाए तो नेचुरली तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, जो लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने इसके संबंध में कई केसेस भी देखे होंगे, जिसके अंदर सरला मुदगल का केस भी एक मेन था, जिसके अंदर एक हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी करने के लिए अपना मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर लेता है, जिससे कि वो दूसरी शादी उसकी लीगल हो जाए। नेचुरली वो वहाँ पर वो मान्य नहीं होती और वहाँ पर ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यदि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। तो कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लाने की बात आज मोदी सरकार भी आपको पता है कि कर रही है, तो ये आनी चाहिए। और जैसा कि पता है कि हमारे देश के अंदर एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा चुका है और वहाँ पे प्रॉपर काम भी कर रहा है। वो राज्य आपका गोवा है। दैट इज़ अप्लीकेबल टू मतलब ओनली इन गोवा, दैट इज़ द ओनली स्टेट इन द इंडिया। तो वहाँ पे ये प्रॉपर काम भी कर रहा है। इसी तरह से जब आप देखेंगे आर्टिकल 45 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजंस फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। ये कहता है कि जितने भी बच्चे होते हैं जो 0 से 6 साल तक के बच्चों के होते हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, उनकी मतलब शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 46 दैट प्रोवाइड द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, कि यहाँ पर जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 47 that provides the duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and the improve the public health। आर्टिकल 47 स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज करता है। वो ये कहता है कि हमारे जो ये स्टेट की ड्यूटी है, ये स्टेट का कर्तव्य बनता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करना चाहिए, उसको लोगों की सेहत का कल्याण मतलब ध्यान रखना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 48 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 49 प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द नेचुरल इंपॉर्टेंस। वो ये कहता है कि जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं जो भी ऐसे स्थान है जो कहीं ना कहीं मतलब नेचुरल मतलब इंपॉर्टेंस रखते हैं, मतलब जिनकी प्राकृतिक संबंध में उनकी महत्व है वो प्राकृतिक संबंध में, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि आपको पता कि ताजमहल हो गया या फिर कुतुब मीनार हो गया, ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो आपके मोनूमेंट्स के रूप में जानी जाती हैं, इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इनका रंग आज के टाइम में फीका पड़ता जा रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। तो कहने का मतलब ये कि इनकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। इसके संबंध में स्टेट की और एक स्टेट को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 50 दैट प्रोवाइड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। वहाँ पे ये कहा गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना चाहिए। जुडिशरी मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो जुडिशरी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन
और पावर्स का प्रावधान भी दिया गया है, शक्तियों का पृथक्करण का प्रावधान भी यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। और उसी के तहत आप देखेंगे आर्टिकल 51 के अंदर स्टेट को एक मतलब नीति निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है, सेपरेट रखना है। इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 प्रमोट्स द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो ये कहता है कि हमें मतलब ये हर देश राज्य का मतलब ये हर स्टेट की ड्यूटी है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखे जब भी कोई वो पॉलिसी बनाए। तो दीज आर ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मैंने आपको बताया आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य जब भी कोई नीतियाँ बनाएगा वो इन निर्देशों को ध्यान में रखेगा। यहाँ पर राज्य को मतलब एक निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको इनको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ यदि स्टेट कोई इनका पालन नहीं करता तो यू कांट डायरेक्ट अप्रोच टू द कोर्ट, आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके भाग 4 के अंदर दिए गए हैं ये उनकी बात करते हैं। और आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ मैंने एक सीरीज भी बनाई थी, आपको एक मतलब वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर जितने भी सोर्सेज जो जहाँ से लिए गए हैं उनके संबंध में मैंने आपको पूरी जानकारी उस वीडियो में दी गई थी और वो मैंने आपको ट्रिक से भी समझाए थे। तो ये आपको यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को मेरे प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 4A, इसके अलावा जब आप देखते हैं पार्ट 4 के अलावा पार्ट 4A भी ऐड किया गया था, जिसको 51 आर्टिकल 51A के जरिए उसके पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल 51A भी डाला गया था, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से आपके कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। आपको पता है कि जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ पे कर्तव्य भी होते हैं। तो आर्टिकल 4 मतलब आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 51A पार्ट 4A that was added by the Amendment Act of 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था अंडर द पार्ट 4A। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 4A दैट इज हैविंग टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अंदर कुल मिलाकर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। जब अब ये 1976 में इसको लाया गया था उस समय इसके अंदर कुल मिलाकर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, जबकि बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो 2002 के अंदर वो एक 86वां संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसके थ्रू 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी इसके अंदर ऐड की गई थी। तो एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्ले लिस्ट के अंदर, आप उस प्ले लिस्ट पे जाके उसे देख सकते हैं। If we talk about the part 5, next part that is part 5. Part 5 जब हम बात करते हैं तो that is the longest part of this constitution। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो part 5 जो है वो हमारे constitution का, हमारे संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है, जो हमारे पूरे देश की बात करता है। दैट इज टॉकिंग अबाउट द स्टेट, दैट इज टॉकिंग अबाउट द यूनियन की बात करता है ये। तो पार्ट 5 डील्स विद द आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151। आप क्या देखते हैं कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 आप देखेंगे टोटल मिला के 100 आर्टिकल आर इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। तो पार्ट 5 दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा पार्ट है, जिसके अंदर कुल मिलाकर 100 आर्टिकल शामिल हैं, 100 अनुच्छेद शामिल हैं। तो ये आपको जब देखोगे तो इसके अंदर पूरे देश की बात की गई है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की भी बात की गई है, वाइस प्रेसिडेंट की भी बात की गई है, मतलब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बात की गई है, यहाँ पे मतलब प्रधानमंत्री की भी बात की गई है। तो मतलब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो पूरे देश के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये सबसे लंबा पार्ट है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप देखते हैं कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या आपके लो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये पार्ट, इस पार्ट में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 5, जैसे मैंने आपको बताया भाग 5 जो है उसके अंदर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 52 हमारा जो ये बताता है कि ये हमारे देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, देयर शुड बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 53, यदि हम अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विल बी वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, पूरे देश की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो हमें किसके अंदर वेस्ट करेगी, दैट विल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। वो ये कहता है
तो आर्टिकल 52 ने ये कहा कि हमारे देश के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ने ये कहा कि हमारे जो देश की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट करेगी, प्रेसिडेंट के अंदर निहित होगी। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 54 दैट प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 ये कहता है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट का, हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। आपको भी पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा नहीं होता। तो यहाँ आपको उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया गया है आर्टिकल 54 के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 55, 56, ये जो आपके बीच के जो आर्टिकल है वो क्वालिफिकेशन वगैरह से संबंधित है, प्रेसिडेंट के बारे में ही संबंधित है। तो वो मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो केवल मैंने वही डिस्कस किया है यहाँ पर। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 61, यदि हम आर्टिकल 61 की बात करते हैं तो वो प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट को, आपको भी पता है कि जब प्रेसिडेंट को हटाने की बात आती है तो उसको डायरेक्टली कभी भी नहीं हटाया जा सकता, उसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है। तो उसके बारे में आर्टिकल 61 डील करता है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 ये कहता है कि हमारे देश के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट की बात करता है कि हमारे देश के लिए प्रेसिडेंट होगा, इसी तरह से जब आप आर्टिकल 63 की बात करते हैं तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के अलावा एक वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, मतलब उपराष्ट्रपति भी होगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है आर्टिकल 63 के अंदर, अनुच्छेद 63 के अंदर ये कहा गया है कि हमारे देश के लिए एक उपराष्ट्रपति भी होगा। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 सेज दैट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। हमारे जो आर्टिकल 64 है, अनुच्छेद 64 है, वो ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट आप जानते हैं कि राज्यसभा को कहा जाता है, तो वो राज्यसभा का उपसभापति के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 64 के अंदर यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जनरली किस रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो लोकसभा होती है उसका स्पीकर होता है, उसके अंदर स्पीकर होता है, उसी तरह से जब आप देखेंगे तो राज्यसभा जो होती है उसके अंदर उप सभापति होता है, वो वो वहाँ पे चेयरमैन होता है। तो उसी तरह से जो वहाँ पे जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो आपका उपराष्ट्रपति ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 63 ये कहता है कि हमारे देश के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 के अंदर क्या कहा कि जो उपराष्ट्रपति होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, दैट विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का उपसभापति भी होगा। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, उपराष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव कैसे होगा, उसके चुनाव के बारे में बात करता है आर्टिकल 66। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर की बात करता है कि जो प्रेसिडेंट होगा, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा, उसको पार्डनिंग पावर दी गई है, वो समाधान दे सकता है। मान के चलो किसी को मृत्युदंड की सजा दी गई है तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर अपनी गुहार लगा सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसे समाधान दे सकता है। तो आर्टिकल 72 डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 की जब हम बात करते हैं तो दैट प्रोवाइड्स फॉर द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। वो ये कहता है, आर्टिकल 74 ये कहता है, अनुच्छेद 74 ये कहता है कि हम जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, उसको एड और एडवाइस करने के लिए, उसको सलाह वगैरह देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया जाएगा। और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो आर्टिकल 74 के अंदर गठित की जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल पूरे देश के लिए, आपको पता है कि जो पूरे देश की, जो हमारे देश की जो सरकार वगैरह होती है, जितने भी वो होते हैं, उनका केस लड़ने के लिए एक जो हाईएस्ट वकील होता है उसको अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल का जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 76 के अंदर किया गया है। तो अनुच्छेद 76 जो है वो आपके अटॉर्नी जनरल के प्रावधान के बारे में बात करता है कि अटॉर्नी जनरल होगा हमारे देश के लिए एक, जो पूरे देश को अब की बात जो है वो पूरे देश की जो बात है वो कोर्ट के अंदर देश की तरफ से रखेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये ही इज द हाईएस्ट, मतलब एडवोकेट, मतलब वो हाईएस्ट एडवोकेट है जो पूरे देश की बात रखता है। तो आप इसके बाद जब बात करते हैं आर्टिकल 79 की बात, तो आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। वो ये कहता है कि जो संसद है उसका गठन कैसे होगा। आर्टिकल 79 आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, जब आप इसको याद रखने की एक ट्रिक और बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 52 के अंदर प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई थी, आर्टिकल 63 के अंदर आपको याद मैंने बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई थी, और आर्टिकल 74 के अंदर मैंने आपसे बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई। तो उसको आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक
पॉइंट बताती हूँ। जैसे अब मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 52 के अंदर ये कहा गया कि हमारे देश के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। इसके अंदर आप 11 जोड़ दीजिए, तो जब आप 11 जोड़ेंगे तो आपका 63 आएगा। तो आप 11 के बाद जब आप देखेंगे तो वो वाइस प्रेसिडेंट की बात करेगा, और उसी के अंदर फिर दोबारा 11 जोड़ दीजिए तो आपका 74 आएगा। तो 74 आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेगा। तो आप इस तरह से आप चाहे तो इसे ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि हमारे देश के लिए एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 63 ये कहता है कि हमारे देश के लिए वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसके और जैसे मैंने बताया आर्टिकल 74 इसके अंदर 11 जोड़ते चले जाइए आप। तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि हमारे देश के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप ना इस तरह से ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया आर्टिकल 76 जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोवाइड्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो अटॉर्नी जनरल की बात करता है। इबू टॉक अबाउट द आर्टिकल 79, आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 79, 80 और 81, 79, 80 और 81 को आप सरल वर्ड से भी याद रख सकते हैं। सै रै ले सरल। कैसे कि सै का मतलब संसद, रै का मतलब राज्यसभा और लै का मतलब लोकसभा। तो जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 79, 80 और 81 आप याद रखिए कि 79, 80 और 81 सरल है। सरल मतलब सै मतलब संसद, रै मतलब राज्यसभा और लै मतलब लोकसभा। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 79 की, तो आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद का गठन कैसे होगा, जैसे मैंने सै वर्ड बोला। आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा का गठन की बात करता है। आर्टिकल 81 लोकसभा के गठन की बात करता है। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो 79, 80 और 81 सरल वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि ये सरल है। तो 79 संसद के गठन की बात करता है, 80 आपके राज्यसभा के गठन की बात करता है, और 81 जो है वो लोकसभा के गठन की बात करता है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 83 दैट प्रोवाइड्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो ये कहता है कि संसद के जो ये हाउसेज है इनका ड्यूरेशन कितना होगा। क्या आपको पता है कि ड्यूरेशन कितना होता है? आपको पता है कि जो लोकसभा होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज फॉर 5 ईयर। वो उसका ड्यूरेशन 5 साल के लिए होता है। इवन 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इफ यू टॉक अबाउट द राज्यसभा, जो आपको पता है कि संसद के हमारे दो हाउसेज है, एक तो है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। यदि हम लोकसभा की बात करते हैं तो वो उसका जो मैंने आपको बताया कार्यकाल 5 साल का होता है, और 5 साल से पहले भी उसको डिजोल्व किया जा सकता है। परंतु जो राज्यसभा होती है दैट इज द परमानेंट हाउस। आपको पता है कि जो राज्यसभा होती है वो परमानेंट हाउस होता है, वो कभी भी डिजोल्व नहीं होती। उसके 1/3 जो 1/2 जो 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर सेकंड ईयर में रिटायर होते चले जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर आते रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनका मतलब जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो वो आपका 83 के अंदर डिस्कस किया गया है। तो अनुच्छेद 83 जो है वो डेट डिस्क्राइब द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वो ये कहता है कि संसद के जो सदन है, जो हाउस है, इनका ड्यूरेशन कितना कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा जो होती है वो 5 साल के लिए होती है, उसको उससे पहले भी भंग किया जा सकता है। यदि हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, दैट इज द परमानेंट हाउस। तो ये आपको याद रखना है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 की जब हम बात करते हैं तो वो बात करता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल की बात करता है। वो ये कहता है कि जो हमारे जो हाउस ऑफ पीपल होते हैं उसके अंदर एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होगा। क्या मतलब कि आपको मैंने अभी क्या कहा था कि जो राज्यसभा होता है उसका जो सभापति होता है वो खुद उपराष्ट्रपति होता है। मैंने अभी आपसे बताया था कि जो राज्यसभा का जो नेता होता है, एक तरह से ये कह सकते हैं राज्यसभा का जो मुखिया है वो आपका उपसभापति है, जो उपराष्ट्रपति ही होता है। इफ यू टॉक अबाउट द लोकसभा, लोकसभा का जो मेन जो हेड है वो आपका स्पीकर कहलाता है। आपको पता है ना, स्पीकर जो आज के टाइम में आपको पता है ये ओम बिरला जी हैं। तो आपके जो राज्यसभा होते हैं उसका जो मेन हेड होता है दैट इज द स्पीकर, वो स्पीकर होता है। और स्पीकर के अलावा एक डिप्टी स्पीकर भी होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल 93 है, अनुच्छेद 93 है, वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है। वो ये कहता है कि हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। आपको याद रखना है कि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को ही कहा जाता है। तो हाउस ऑफ पीपल जो होता है, लोकसभा जो होती है, उसके अंदर एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 105 की जब हम बात करते हैं तो वो ये कहता है कि पावर प्रिविलेजेस एंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि यहाँ पे जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, जो हमारे संसद के दोनों भाग हैं, जैसे मैंने बताया संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा है। तो इनके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे भी आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इनको MP के नाम से जाना जाता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। तो इनके पावर क्या होंगी, इनके क्या क्या प्रिविलेजेस होंगे, इनके पास क्या विशेषाधिकार होंगे, इनकी क्या शक्तियां होंगी, उनके बारे में 105 के अंदर डिस्कस किया गया है। तो अनुच्छेद 105 पार्लियामेंट के मेंबर्स के शक्तियों एवं विशेषाधिकारों की बात करता है।
तो इफ वो टॉक अबाउट द आर्टिकल 109, यदि हम 109 आर्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, वहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी कोई मनी बिल कोई भी संसद के सामने आता है तो उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर अपनाया जाता है। आपको ये पता है कि जो मनी बिल होता है वो हमेशा लोकसभा के अंदर ही पहली बार पेश किया जाता है, ध्यान रख के चलना, और वहाँ पे प्रेसिडेंट की अनुमति लेना जरूरी है। तो आपने यहाँ पे जो भी मनी बिल होता है उसके संबंध में स्पेशल प्रोसीजर अपनाया जाता है, उसके बारे में आपका अनुच्छेद 109 बात करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इफ टॉक अबाउट द आर्टिकल 110, यदि हम आर्टिकल 110 की बात करते हैं तो दैट डिफाइन द मनी बिल। वो ये कहता है कि अब जो मनी बिल है मनी बिल किस बिल को कहा जाएगा उसके परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के अंदर। और अनुच्छेद 110 का जो प्रोसीजर है मनी बिल के संबंध में जो प्रोसीजर है वो 109 के अंदर दिया गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 105 के अंदर जो हमारे जो संसद के जो सदन है दोनों हाउसेज हैं उनके जो मेंबर हैं उनकी शक्तियों एवं विशेषाधिकारों की बात की गई है। यदि हम 109 की बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल के संबंध में जो स्पेशल प्रोसीजर अपनाया जाता है उसके प्रोसीजर की बात की गई है। यदि 110 की बात करते हैं तो वहाँ पे मनी बिल को डिफाइन किया गया है, वहाँ पे ये बताया गया कि मनी बिल किस बिल को कहा जाएगा, तो वहाँ पे बिल की परिभाषा दी गई है। यदि हम 112 की बात करते हैं तो 112 आपके एनुअल फाइनेंशियल बजट की बात करता है। 114 जो है वो अप्रोप्रिएट बिल्स की बात करता है। और 123 यदि आप देखेंगे तो पावर्स, मतलब वहाँ पे जो पावर्स की बात की गई है प्रेसिडेंट की, तो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे जो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्या क्या पावर होंगी तो उसके संबंध में आपको अनुच्छेद 123 के अंदर दी गई है। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 124, आपको ध्यान रखना है 124 से लेकर आपके 124 से आपके सुप्रीम कोर्ट के संबंध में आर्टिकल चालू हो जाते हैं। तो 124 आपसे चालू होंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि 124 से लेकर आपके आर्टिकल हो गए यहाँ तक 130 तक। आप ये कह सकते हैं कि 124 से लेकर 130 तक ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना कि 124 सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी केवल दिल्ली के अंदर है, पूरे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। तो उसके बारे में कहाँ बताया गया? आर्टिकल 124 के अंदर। तो आर्टिकल 124 ये कहता है कि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है। आर्टिकल 124 कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी हमारे देश की, और वो पता है कि आपको पता है कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा जब आर्टिकल 125 की बात करते हैं तो वो सैलरी ऑफ द जजेस की बात करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनकी सैलरी कितनी होगी, उनके सैलरी वेतन की बात कर रहा है। और आपको पता है कि आर्टिकल 126 से यदि 126 की बात करते हैं तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस की बात की गई है। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे होती है वहाँ पे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, और उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 126 के अंदर। और आपको पता है कि एट प्रेजेंट जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है? आपके वो चंद्रचूड़ जी, वाई चंद्रचूड़ जी जो है वो आपके एट प्रेजेंट आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 जो है वो ये कहता है कि जो एडोक जजेस की भी अपॉइंटमेंट की जा सकती है, मतलब वहाँ पे जो जजेस जो है उनके अलावा कुछ एडोक जजेस को भी अपॉइंट किया जा सकता है। यदि आर्टिकल 128 की बात करते हैं तो वो कहता है कि अटेंडेंस ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द जजेस एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं तो मतलब वहाँ पे क्या बोला है कि वहाँ पे वो कैसे रिटायर होंगे, अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस, कि जो रिटायर्ड जजेस है उनकी मतलब अटेंडेंस के मतलब के बारे में बात की गई है आर्टिकल 128 के अंदर। और आर्टिकल 129 की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है दैट विल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी, मीन सुप्रीम कोर्ट को अपने को रिकॉर्ड में जो भी वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती है उनका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। जो वो आपको पता है कि एट प्रेजेंट वो सीडीज की फॉर्म में रखा जाता है। तो और वहाँ पे उसके लिए रजिस्टर भी मेंटेन किए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट विल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और ये आर्टिकल 129 के अंदर कहा गया है। यदि हम आर्टिकल 130 की बात करते हैं तो वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बैठेगी। जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट विल बी सिटिंग इन दिल्ली। आपको पता है कि एट प्रेजेंट हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर बैठी हुई है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगी इसके बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 130 के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 136, वो स्पेशल लीव टू अपील की बात करता है, स्पेशल लीव फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यदि आर्टिकल 137 को कहते हैं तो आर्टिकल 137 डील्स विद द रिव्यू ऑफ द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कोई ऑर्डर पास करा गया है या कोई जजमेंट दी गई है तो उसको रिव्यू करवाया जा सकता है।
उसको रिव्यू की पेटिशन डाली जा सकती है और वो 137 के अंदर जाएगी। यदि 141 की बात करते हैं तो 141 डील्स विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। यहाँ पे वो ये प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। प्रेसिडेंट मतलब वो केस लॉस के बारे में बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होंगे, जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाएंगे, जो भी वर्डिक्ट पास किए जाएंगे, वो सभी न्यायालयों पर जो निचली अदालतें हैं उनके ऊपर बाध्य होंगे, उनको उनके डिसीजन का पालन करना होगा। तो क्या बोला इसने, आर्टिकल 141 डील्स विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द उस हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, वो हाईएस्ट कोर्ट है और जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है उसके आदेशों का पालन सबको करना होता है। नेचुरली कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई जजमेंट पास किया है, कोई भी डिसीजन दिया है और उसी तरह का कोई केस यदि निचली अदालत में आता है तो नेचुरली उसका जो डिसीजन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 141 के अंदर एक तरह से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो एक तरह से प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 डील्स विद द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो कंट्रोलर और CAG की बात करता है, कैग की बात करता है। तो ये सारे के सारे आर्टिकल मैंने आपको बताया जो पार्ट 5 के अंदर डील करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक वो CAG की ही बात की गई है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया पूरा का पूरा, जो मैंने आपको बताया पार्ट 4, पार्ट 4A और पार्ट 5, यहाँ मैंने आपको 3 पार्ट आपको डिस्कस किए हैं। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाए। और क्योंकि ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको जनरली आसानी से याद नहीं होते, इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से याद करेंगे तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और एंड फिर भी ये आपको कोई डाउट लगता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू मस्ट पुट डाउन द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप इसके लिए कमेंट आप मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट।